ऐसे हमारे मध्य देश में करोड़ों बच्चे हैं जो भी इनकी प्रतिभाओं को कुचल दिया और आज भी बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं, कुछ कुछ बेरोजगारी कर रहे हैं, कुछ प्लान भी कर गए हैं। इससे ये स्थिति भूखमरी की कगार पर है। तो सम्मानित साथियों, हमने 2019 में अनुसूचित जाति वर्ग की 4242 जनसंख्या पर एक सर्वे किया था, जिसमें कुछ मित्रों का सहयोग लिया था, जिनमें से सुनील भाई भी हैं हमारे साथ। तो उनके आधार पर हमने समाज की कुछ समस्याएं निकाली और उन समस्याओं पर विश्लेषण किया और उस पर हमने ये किताब लिपिबद्ध की जो आपके सामने है। उसका नाम सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत है। उसको हम पढ़ने पर पाएंगे हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे, और उसमें सामान्य उद्देश्य हैं, यानी कि समाज में क्या होता है कि समस्याएं तो कई होती हैं, लेकिन सभी समस्याओं को हम समाप्त करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए हमने कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाए, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कौन से उद्देश्य जो हमारे सभी के उद्देश्य हों और जिनको हम सभी अमल में ला सकें और सभी के लिए लाभकारी हों। तो हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों में जो शामिल हैं वह 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हमारा विवेक का संवर्धन, दूसरा उद्देश्य है स्वाध्याय से समाज अनुकूलन, और तीसरा है दिमागी गुलामी से मुक्ति, और चौथा है अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करना। जो मूल उद्देश्य हैं हमारे, उनसे हमारी सामाजिक समस्याओं का निराकरण हो सकता है, और ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है। यानी स्वविवेक हम कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं, स्वाध्याय का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं, और जब तक हम दिमागी गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हमारी अन्य तरह की आज़ादी भी नहीं मिल पाएगी। और वही हो रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़े उद्देश्य हैं। उनकी शुरुआत जब तक हम स्वविवेक, स्वाध्याय और अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार नहीं करेंगे, जब तक उनमें सफलता लाना, उनको प्राप्त करना, उन उद्देश्यों को बहुत ही कठिन कार्य है। तो पहले हम इन उद्देश्यों पर कार्य करें, हमारा ये उद्देश्य। इसलिए हम अपने विचारों को लोगों तक रख रहे हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। आपके सामने सामान्य उद्देश्य है और उनके विश्लेषण के लिए किताब है। आप एक एक व्यक्ति जो भी टॉपिक है आप अपनी बात रख सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है। आप मतलब किसी भी टॉपिक पर अपनी बात रख सकते हैं, हम तुम्हारी बात को समाज तक पहुंचाएंगे। तो जो विशिष्ट उद्देश्य हैं हमें उन पर काम करना है, यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वह हमारे सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। तो इन 4 विशिष्ट उद्देश्यों को समझ करके हम इन पर अमल करें, और इसमें ये नहीं है कि मतलब इससे किसी का नुकसान हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वविवेक को जगाता है तो इससे किसी की हानि नहीं होने वाली है, और स्वाध्याय अपन करेंगे तो इससे भी किसी की हानि नहीं होने वाली है। और दिमागी गुलामी से अगर हम मुक्त होते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जब तक हम सुनने वाले नहीं बनेंगे, यानी अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, अपन बोल नहीं सकते हैं अच्छा, और जब तक हम अच्छे पाठक नहीं बनेंगे हम अच्छा लिख नहीं सकते हैं। तो इन 4 विशिष्ट उद्देश्यों में हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। तो इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को आप तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं आप तक आया हूं, और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हम आपकी बात को YouTube चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज हमारे साथ एक बहुत ही
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक चिंतक हैं, जो कई वर्षों से शिक्षा संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं हमारे समाज में, राज्य में और देश में, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो और उन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर भीमराव अम्बेडकर। कहाँ से हो आप? ग्राम घरावली, पोस्ट सैमई, तहसील कैलाश, जिला मुरैना, भरतपुर। तो जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, लगभग 2011 से शिक्षक भर्ती हुई नहीं है। तो इन 10 वर्षों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, उनसे युवाओं को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2011 से जो भर्ती नहीं हुई है और ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार की कमी है। मध्य प्रदेश की सरकार कूटनीतियों या गरीब तबके के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। ये सरकार है जो आजकल जो देश में है वो भ्रष्टखोरी एवं शिक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये हमारे या बहुजन समाज के साथ में खिलवाड़ का काम करती है, क्योंकि 2011 से आज तक भर्ती अवरुद्ध पड़ी हुई है। आज तक कोई किसी प्रकार का टेस्ट नहीं हुआ है, न जगह निकाली जा रही है और न मतलब भर्ती की जा रही है। दूसरी 11 के बाद में जो भी बच्चे थे जिनकी उम्र नौकरी से एवरेज होने निकल गई है, अब वे कहाँ से लग पाएंगे? पढ़े लिखे हैं, BA BSc MSc, यदि वे मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी के कगार पर हैं और अपना भरण पोषण के लिए दूसरी नगरों और शहरों में काम के लिए पलायन कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वयं को जागरूक होकर और शासन के प्रति एकजुटता बनाते हुए और शासन के प्रति लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा, क्योंकि शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होकर के अगर सरकार की ये मंशा है कि हमें ये नौकरी नहीं लगाना है, तो अपना स्वयं का व्यवसाय भी करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के बिना अपना भरण पोषण कैसे होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शिक्षा का जो भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने निजीकरण कर रखा है और अपने लोगों को रोजगार देते हैं। विशेष तरह जो अपने निम्न वर्ग के लोग पढ़े लिखे हैं उनको सही समय पर रोजगार न इनको पढ़ाने का काम करते हैं। जैसे अन्य राज्यों में नियमित तौर पर हर साल भर्ती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, शिक्षक भर्ती नहीं हुई है किसी तो क्या ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उस पर भी हमला है? उस मौलिक अधिकार पर भी हमला है, क्योंकि इनको जो अन्य राज्यों में भर्ती प्रक्रिया प्रति वर्ष होती है, इस प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात की कहीं पर भी कोई चर्चा क्यों नहीं है? ना तो मीडिया में है, ना ही मतलब लोग चर्चा करते हैं, ना ही जो बेरोजगार शिक्षार्थी हैं, D.Ed B.Ed धारी हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। पहले मीडिया वाली बात है, तो मीडिया तो सरकार का गुलाम होता है विशेष तरह, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में ही फैसला लेते हैं और सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं। और रही बात अपने बेरोजगार लोगों की, शिक्षित लोगों की, जो पढ़े लिखे हैं, उनको एकजुटता होना चाहिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए। अपने मौलिक अधिकार हैं उनको लेना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें एकता का परिचय देके और अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाना चाहिए, कहीं संविधान के अनुसार। कहीं न कहीं
हम सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमारी भी चेतना में कमी है। उस अचेतना के बारे में क्या कहोगे आप? हमारे युवाओं में भी ये बात सही है कि अपन लोगों में भी कमी है, शिक्षित लोगों में भी कमी है। अपन मौज पाकर घर बैठ जाते हैं, अतः पढ़ लिख कर घर बैठ जाते हैं। क्या करें, शासन में इन्हें जगह नहीं निकाली है, ये नहीं निकाली, बोलेंगे नहीं। हमको भी अपनी जो शिक्षा प्राप्त करी उसका कुछ महत्व रखते हुए, अपने एकजुटता होते हुए और अपना कर्तव्य बरकरार करना चाहिए, एकता बनाते हुए और संघर्षशील होकर एकता शासन को जब जब समय समय पर मांग रखना चाहिए और उनको जगाते रहना चाहिए। उसको मतलब शासन को मतलब जवाब देते रहना चाहिए, एक लिखित में और मौखिक में भी, और उनको सब तरह से बताना चाहिए कि हमारे साथ में आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर हमको विचार करना चाहिए और जगह जगह मतलब धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन एकता का परिचय देते हुए एवं राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी देना चाहिए। तो आपका मतलब है कि इससे मजदूरीकरण बढ़ा है। हाँ, जो शिक्षित बेरोजगारी है बड़ी है, बड़ी है। शिक्षित लोग मजदूरीकरण में पहुंच गए हैं, मजदूरीकरण में पहुंच गए हैं, प्लान भी करने लगे हैं अपना भरण पोषण के लिए। बड़े बड़े शहरों और नगरों में मजदूरी करने के लिए भी बढ़े। तो आप भी डीएड या बीएड धारी हैं, मैंने सुना है। बीएड बीटीआई, लेकिन आज तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला था। हमारी एवरेज है कि अब हम भी अपने भरण पोषण के लिए काम करते हैं। तो मतलब आप शिक्षक भर्ती न होने के कारण एवरेज हुए हो या मतलब पहले से ही मतलब हो चुके थे 2011 से पहले? नहीं, शिक्षक भर्ती न होने से मैं पहले भी अतिथि शिक्षक में भी, स्वयं सेवक शिक्षक में भी काम किया, अतिथि शिक्षक में भी काम किया, उपचार केंद्र में भी काम किया, और जो प्राइवेट संस्था है, जो शासन द्वारा स्वीकृत संस्था थी, उनमें भी काम किया। एवं मैंने नाना प्रकार की संस्था पढ़ना में भी काम किया। मैंने बहुत कुछ काम किए हैं, मेरे पास प्रमाण पत्र भी हैं कुछ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शासन ने इन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया है और मैंने अतिथि शिक्षक भी रह करके 8 साल करीब काम किया और अब भी मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि कुछ मिलना नहीं है, ताकि रोजगार भी करना जरूरी है, इसलिए मजदूरी करने के लिए प्लान होना पड़ा। तो मतलब जैसे शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो जैसे मतलब डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, इनका नाम आपने सुना है, जो शिक्षक थे, तो उनके पास योग्यता थी, पहले शिक्षक बने, उसके बाद में वह राष्ट्रपति भी बने थे ना। तो मतलब शिक्षक भर्ती न करा करके ऐसे कई युवाओं की प्रतिभा को ही कुचल दिया है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे मतलब कितने लोग होंगे जो प्रतिभा को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं? ऐसे हमारे मध्य देश में करोड़ों बच्चे हैं जो भी इनकी प्रतिभा को कुचल दिया और आज भी बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं, कुछ बेरोजगारी कर रहे हैं, कुछ पलायन भी कर गए हैं। इससे स्थिति भूखमरी की कगार पे है। आज तो क्या हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, खाने के लिए मोहताज हो रहा है, बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, बच्चे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें। जमीनी का स्तर भी डाउन है, सारी समस्या है, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। तो आपका कहना है कि मतलब जो कुशल हैं, नौकरी के लिए योग्य हैं, वह भी उम्र के कारण ओवरेज हुए हैं। हाँ, उम्र के कारण ओवरेज हुए हैं विशेषकर। मतलब इनकी संख्या भी मतलब काफ़ी होगी। हाँ। जो मतलब योग्य हैं लेकिन उम्र के कारण ओवरेज हुए हैं। काफ़ी जनसंख्या ओवरेज हो गए, इसलिए बेचारे घर बैठ गए। तो मतलब जो उम्र के कारण ओवरेज हुए हैं और योग्य हैं, वह शासन के विरोध में क्यों नहीं आते, राजनीति में क्यों नहीं आते फिर? क्योंकि जब आंदोलन ही करना है, केवल रोजी रोटी के लिए आंदोलन करना है, नौकरी के लिए आंदोलन करना है, तो फिर आंदोलन भी सही तरीके से होना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि फिर आंदोलन ही करना है तो मतलब राजनीति में आके करना चाहिए उन सभी को, ये तो जो मतलब एवरेज हुए। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऐसा वे नहीं कर पाते हैं बेचारे। और आर्थिक स्थिति है, बच्चे हैं, उनके साथ में परिवार बढ़ गया है, तो कैसे अपना भरण पोषण के लिए मोहताज हो रहे हैं
और मतलब एकजुटता नहीं बना पा रहे हैं सभी लोगों के पास, क्योंकि राजनीति में पहुंचने के लिए पैसे श्याम दाम दंड भेद की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका अभाव है। श्याम दाम दंड भेद का भी अभाव है, उनके पास धन नहीं है और मजबूरी है, और पढ़े लिखे तो हैं लेकिन विशेष तरह धन की कमी है। आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात को रखने का, लेकिन कहीं भी इस बात की कोई चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मतलब लोगों की अरुचि ज़्यादा है इसमें। अगर रुचि होती तो मतलब कुछ होता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के पास फोन है। बात तो आप सही कह रहे हैं, बात रखना चाहिए अपनी। बात तो आपने सही कही है, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया हमारे सामने है, लेकिन गरीब लोगों के पास में नहीं जाता, सोशल गाँवों में नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। गाँवों में जब कभी जाते हैं तब मौका मिलता है तो बोलते भी हैं, लेकिन आजकल उन लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं, सिटियों में ज़्यादा पूछताछ करते हैं और वहाँ से अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। तो क्या गाँव में अगर हम आए, गांव गांव घूमें, लोगों की बात को समाज के सामने रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाएं, तो आप हमारा कितना समर्थन करोगे? आपका भरपूर समर्थन करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, आपके साथ में सहयोग देंगे। हम आपकी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपनी समस्याओं को समाज तक पहुंचाएं। थैंक यू। धन्यवाद।